हेलो डी स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 22 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका 2024 का सेट नंबर 3 चल रहा है। सेट नंबर कौन सा चल रहा है? वो 3। इसके पीछे मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 को पूरी तरह से कवर कराया था। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में उनका प्लेलिस्ट बन चुका है 2024 का, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10th में आपका मैथ में 90 प्लस स्कोर हो तो आप 2024 के सातों सेट को कवर कर लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बाबू सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम अच्छे से कराई जा रही है, जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ठीक है। इससे आप इतना पता कर लीजिए कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम प्रश्न को एक एक बताते हैं, ठीक है। इससे पीछे हमने पूरा 21 तक कवर कर लिया था, 21 तक प्रश्नों को कवर कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग 22 से करेंगे, ठीक है। 22 में कर किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। आपको इसमें 6 को प्रश्न दिया है, 22 में 6 को प्रश्न दिया है, किसी 5 को करना है और 5 इंपॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा, एक को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़िए। पहला प्रश्न कर रहा है कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्या करते हैं आपको? दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल क्या 290 हो, ठीक है। तो चलिए कैसे करें, ध्यान समझिएगा। दो विषम संख्या कैसे मिलता है? विषम संख्या कैसे मिलती है बताइए। मैं कह दूं कि मान लो मैंने आपको पहली संख्या दे दिया 1, मैं कह दूं 1 में क्या जोड़ेंगे कि अगली विषम संख्या मिल जाए, लगातार होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या 1 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 3, देखिए ये भी 1 भी विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है। अब 3 में फिर क्या जोड़ेंगे कि अगली विषम संख्या मिल जाए, इसमें क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा? 5, ये भी विषम संख्या है। कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा है कि यदि मुझे पहली संख्या पता चल जाए, एक संख्या पता चल जाए, तो मैं अगली संख्या निकाल सकता हूँ, विषम संख्या निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक। तो वैसे क्या कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हल करते हैं हम लोग क नंबर को। देखिए कैसे लिखिए, माना पहली विषम संख्या, पहली संख्या क्या मान लीजिए आप लोग? मान लीजिए x। दूसरी क्रमागत लिखिएगा जरूर, क्योंकि क्रमागत का है, ठीक है। दूसरी क्रमागत विषम संख्या। अब बताइए, जब को पहली संख्या आपको मिल गई x, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि दूसरी मिल जाए? 2 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा आपका? दूसरी विषम संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब कर प्रश्नानुसार, किस प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न जो कर रहा है उसके अनुसार चलिए। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का, इनका वर्ग करिए, x² और इसका वर्ग कर दीजिए, x + 2 होल स्क्वायर। कह रहा है इनके वर्गों का योगफल मतलब क्या है? जोड़िए, क्या करिए? जोड़िए, ठीक है। कह रहा है ना इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना आ रहा है? 290। कितना दिया आपको प्रश्न में? 290 दिया ना, तो वही कर रहा है 290, ठीक है। तो आपको बस इसी को सॉल्व करना है और आपको x का मान बताना है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैं थोड़ा साइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब इसको आपको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है समझिएगा। इसको खोल लीजिए, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस a का स्क्वायर b का प्लस 2ab, 2 ऑलरेडी प्रश्न वही है, x और 2ab, ठीक है। 2 प्रश्न में इक्वेशन सूत्र वाला 2 है, a का मान x और b का मान 2 रख दिया, ठीक है ना, इक्वल टू 290। इसको सॉल्व करिए, x² प्लस x², ठीक है, प्लस 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर 290। इसको अब जोड़ लीजिए, 2x² हो जाएगा प्लस 4x। अब इसको इधर चलेगी, प्लस 4 - 290 = 0। इसको हमने इधर उठा के लगाया, 0 बच गया 0। अब घटा दीजिए इसको, 2x² प्लस 4x प्लस माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस घटाएंगे कितना जाएगा? 286 = 0। अब इसमें क्या कीजिए, आप इसमें 2 कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिए? 2 कॉमन लीजिए। कॉमन जब लेंगे तो थोड़ा आसान बन जाएगा, तो सॉल्व करना आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? x² प्लस के 2x माइनस का 143 = 0। ये 2 इधर गुणा में जाएगा, किसमें जाएगा? भाग में, तो हो जाएगा 0 टोटल।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्या, द्विघाती समीकरण। अब द्विघाती समीकरण को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ करके आपको दिखा देते हैं द्विघाती समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। ठीक, द्विघाती समीकरण यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करते हैं कि इसका ये जो अंतिम वाला पद होता है इसका गुणा किसे कराते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उससे कराते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या है, 1 है। अब 1 है ना, तो अब इनका कीजिए 143 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, दो भागों में तोड़ना है जिनको गुणा करने में तो 143 मिले, लेकिन घटाने में क्या मिले, 2x मिले। तो ऐसे दो संख्या खोजिए, एक होगा 11, एक होगा 13। जब 11 और 13 का गुणा कराएंगे तो 143 होगा, और जब क्या करेंगे 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमको वही चाहिए। तो इसको लिखते करें, ध्यान समझिएगा। लिखते हैं ऐसे, पहला पद को एक्स स्क्वायर को सेम लिखिए, ठीक, प्लस इसको तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ेंगे, 13x माइनस 11x माइनस का 143 को सेम टू सेम लिख दीजिए इक्वल टू 0। इन दोनों देखिए कामन क्या है, इन दोनों कामन क्या है, वही कामन लीजिए। ठीक, इसमें x कामन लीजिए तो x प्लस 13 बचेगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ माइनस, पहले माइनस कामन लीजिए। यहाँ भी 11 है और 143 में भी 11 है, तो 11 क्या कर लीजिए, कामन लीजिए। 11 कामन तो बचेगा x प्लस 13 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। जिसको कामन लिया उसको एक पास लिख दीजिए, और जो देखिए ये भी दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख दीजिए। तो बचेगा x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, क्योंकि दोनों दो संख्या गुणा करने पर 0 मिल रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा 11, ठीक, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 13। अब बताइए इसमें x का कौन सा मान लेंगे आप, प्लस का 11 वाला या माइनस का 13 वाला। तो आपको प्रश्न में बोल दिया है कि दो क्रमांक का धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए आपको, धनात्मक चाहिए संख्या ना, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, ठीक ना। तो इसमें ये वाला माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा, माइनस वाला नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे, x बराबर क्या लेंगे, 11 लेने पर, ठीक है। x बराबर क्या लेंगे, 11 लेने पर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी बाबू, विषम संख्या क्या हो जाएगी आपका 11, और दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 11 में क्या जुड़ी, 2 जुड़ी क्या हो जाएगा 13। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या किया हमने, पहली संख्या माना x में क्या दिया, 2 जोड़ दिया, तो दूसरे क्रमांक का विषम संख्या मिल गया। इन दोनों का वर्ग का था, दोनों का वर्ग करके क्या जोड़ दिया, दूसरे का वर्ग दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते गए, द्विघाती समीकरण बना। द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने आता था, उसमें x का 2 मान निकला, x 11, एक निकला 13, माइनस 13। तो माइनस 13 को नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्न में कहा है कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आ गया तो इसको छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे, आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संग्रहित होती है। ध्यान समझिएगा, अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूँ क्या कह। प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्त हैं, कितने वृत्त है बाबू, 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, लेकिन दोनों की केंद्र क्या है, समान है। दोनों केंद्र क्या है बाबू, समान। मान इसका भी, इस वृत्त का भी केंद्र A है और इस वृत्त का भी केंद्र है, उसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। मतलब ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, समान, उनको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक ना। तो इसका भी केंद्र वही है और इसका भी केंद्र वही है। मान लीजिए केंद्र क्या है, O है, क्या है, O मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़ा वृत्त कौन है, ये वाला है, ठीक है। जिसकी जीवा क्या होती है, आप जो बड़े वृत्त की जीवा है ये छोटे वृत्त क्या कहते हैं, स्पर्श करके जाती है। तो इसको इस तरह लीजिए, देखिए इसका नाम लीजिए A, इसका नाम लीजिए B, ये बिंदु A और B होगा, ठीक ना। समझ रहे ना, कह रहे ना कि बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त की जीवा हो गई, ये वाला बड़े वृत्त की जीवा हो गई, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटा वाला वृत्त है इसको क्या स्पर्श कर रही है, देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है। मान लीजिए बिंदु किस पर कर रही है, मान लीजिए बिंदु B पर कर रही है, सॉरी C लीजिए, C बिंदु C पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या कहती है, क्या सिद्ध करना है कि जो जिस बिंदु पर ये स्पर्श हुई है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। मतलब AC और CB क्या करना है, आपको बराबर सिद्ध करना है।
कुछ मत करिए, ध्यान समझिएगा। आपको इससे क्या करना है, इसको मिला दीजिए, ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए, रचना कर दीजिए, ठीक, इसको इससे मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज ए ओ सी और सी ओ बी, ठीक है। अब इन दोनों क्या कीजिए, सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए। जब भी सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, हमको वही चाहिए, ठीक है। तो लिखना कैसे उसको मैं बताता हूँ, एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल लिखिएगा, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, ठीक है। क्या दिया आपको कि ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र ओ है ना, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में बीसी, सॉरी यहाँ क्या है, ए बी क्या है, एक जीवा है, ए बी क्या है, ए बी जीवा है, ए बी जीवा है, और ओ सी क्या है, जो ओ सी ए लंब किस पर है, ए बी पर। लंब का मतलब होता है कि यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश कोण बनेगा, ठीक ना। और ओ सी लंब है, लंब का साइन होता है, लंब है किस पे, बी सी। आपको इतना दिया है, प्रश्न में आपको इतना दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध आपको ये करना है कि ए सी बराबर सी बी, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक। आप लोग लिखिए सिद्ध, हम लोग सिद्ध करने चलते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करिएगा, तो सिद्ध करने से पहले आपने रचना किया, तो लिखिएगा रचना। रचना क्या किया आपने, रचना क्या किया है कि आपने रचना में किया बाबू कि ओ ए और ओ बी को जोड़ा, ठीक ना। तो ओ ए और ओ बी को जोड़ा, ये रचना लिख दीजिएगा, ठीक ना। जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आता है तो इसी तरह आपको लिखना होता है कि क्या दिया है, सिद्ध क्या करना है, और सिद्ध में सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध में क्या, सिद्ध करने से पहले आपने रचना किया, ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको आपके सामने दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक त्रिभुज को ए ओ सी, व त्रिभुज सी ओ बी में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ओ ए सी और ओ सी बी, आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इन दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम सिद्ध करिए, ठीक है। इनमें देखिए कैसे, ओ सी और ओ सी, देखिए जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी ओ सी बुझा रहा है, और जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी ओ सी, दोनों में कॉमन ओ सी है ना, लेगा ओ सी बराबर ओ सी क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक। उसका देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर ओ ए और ओ बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओ ए और ओ बी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या की नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। तो लिखेगा ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। ये बड़े वृत्त क्या है, लिखिएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त क्या है, त्रिज्या, ठीक। उसको देखेगा यहाँ पर, यहाँ देखेगा कि इस त्रिभुज में 90 अंश कोण बना है और इस त्रिभुज में 90 अंश कोण, दोनों बराबर होंगे। तो लिखिएगा कोण ए सी ओ बराबर हुआ कोण बी सी ओ के, क्यों, दोनों कितने अंश बन रहे हैं, 90 अंश, ठीक हो गया। अब क्या कीजिए, अब कुछ मत करिएगा। अब आपने 9th में पढ़ा होगा कि साइड नहीं, RHS सर्वांग समता नियम से आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो त्रिभुज को सिद्ध करने के कितने नियम होते हैं, ठीक ना, ठीक। तो उसमें एक RHS आपने पढ़ा होगा कि RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक। इन नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, लिखिएगा त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ बी के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं, जब दो, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये त्रिभुज इस त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, मतलब क्या होगा कि ये भुजा इस भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा बराबर हो जाएगी और ये भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको यही चाहिए कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो ए सी बराबर
सी बी। आपको ये क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिएगा आपको ये सिद्ध करना था ना कि ए सी बराबर सीधी, यहाँ पर दीजिएगा इति सिद्धम। कुछ किया नहीं, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने के समान होते हैं। ये पूरा लॉन्ग में आएंगे, 4 नंबर या 6 नंबर में आएंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार समझिएगा, ठीक है। एक बार क्या आपने किया, जो दिया था उसको लिखा है, सिद्ध करना था उसको लिखा है, रचना किया, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। बाकी हमको 2 त्रिभुज लिया, हमने 2 त्रिभुज लिया, इनको सर्वांशम सिद्ध कर दिया। 9th का टोटल कंसेप्ट है, 2 त्रिभुज सर्वांश जब होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध किया। उसके बाद हमने ए सी को और सी बी क्या कर दिया, बराबर रख दिया। हमको यही चाहिए था, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग बस 2 ही प्रश्न बना देते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। इसके अगले वीडियो हम लोग 2 इसके 3 प्रश्न उसको भी कवर कर लेंगे।